बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब सिर्फ 65 घंटे बाकी हैं। एक सवाल जो सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होगा कि नहीं। इलेक्शन कमीशन कब तक शेड्यूल जारी करने जा रहा है? देखिए, कल तक तो अभाम था, कल तक तो बेयकीनी का तूफान था। कल तक तो ये लगता था कि शायद क्योंकि 16 दिसंबर रात 11:59 और 59 तक का वक्त है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने हैं तो फिर इलेक्शन शेड्यूल जारी करना है 54 दिन का, क्योंकि उसके बाद 54 दिन बच जाते हैं। उसमें 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए उन्होंने तारीख देनी है। तो कल तक तो ये था कि बहुत सारे मामलात इकट्ठे हो रहे हैं, तो शायद कोई इलेक्शन की तारीख में रद्दोबदल वाला मामला हो जाए। सही। लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि कल गुज़श्ता रोज़ एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, और उस इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट को अगर आप देखें तो अब ये लगता है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होगा। अच्छा, गारंटी? हाँ, उसकी वजह यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 54 दिन पहले 21 अक्टूबर को पहुंचे थे लाहौर, और लाहौर 54 दिन पहले उतरने के बाद गुज़श्ता चंद दिनों में 6 ऐसी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसके बाद मियां साहब ने एक बड़े गैर महसूस अंदाज में सिग्नल दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को, जी। मैं तैयार हूँ। अच्छा। ये 6 डेवलपमेंट्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मियां साहब ने जिस तरीके से ये गुफ्तगू की, जिस तरीके से ये मैसेज दिया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सारे को तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उसको ज़रा एक्सप्लेन भी कर देते हैं ना। जी। आपने वो देखी हुई है ना, जो पहले WWF वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन और फिर वो WWE बन गया। जी जी बिल्कुल। तो नूरा कुश्ती। हाँ, नूरा कुश्ती देखी होगी आपने। वो नूरा कुश्ती में क्या होता है, रेसलर्स लड़ रहे होते हैं, और जो रेफरी होता है ना, उसका भी एक फेवरेट रेसलर होता है। भाई, उसको भी पसंद आ जाता है कि यार फलाना रेसलर जो है वो मेरा पसंदीदा रेसलर है, और वो चाहता है कि ये रेसलर जीते। सही। उसके लिए आपने वाक़यात देखे होंगे कि जनाब वो पसंदीदा रेसलर जो है उसको ढेर सारी मार पड़ गई और वो बेहोश होके बेसुध होके फट्टे पे गिरा हुआ है। अब वो दूसरा रेसलर आता है, उसके ऊपर हाथ रखता है, और रेफरी ने आकर फट्टे के ऊपर 3 मरतबा हाथ मारना होता है। अगर वो अपनी कमर नहीं उठाएगा तो हार जाएगा। लेकिन क्योंकि वो पसंदीदा रेसलर है, तो रेफरी या तो उसको नज़र नहीं आ रहा होता कि ये गिरा हुआ है या वो स्लो मोशन उस दौर में चला जाता था। हाँ, वो हाथ अपना फट्टे पे आहिस्ता आहिस्ता मारना शुरू हो जाता है, रोक देता है दरमियान में हाथ, और इस दौरान जो पसंदीदा रेसलर है उसको होश आ जाता है, उसको वक्त मिल जाता है, वो अपनी कमर उठाता है, वो बच जाता है। सही। फिर कभी आपने ये देखा होगा कि वो एक बड़ा मशहूर हुआ था, एक क्लिप वायरल है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि 2 रेसलर्स हैं, दोनों जाके रस्सों को टकराते हैं, आते हैं, और उनका दरमियान में कोलिजन होता है, टकराव होता है रेसलर्स का, और दोनों फटे पे गिर जाते हैं। सही। दोनों ही बेसुध और दोनों ही बेहोश। तो रेफरी जो है वो अपने पसंदीदा रेसलर का हाथ उठा के दूसरे रेसलर के ऊपर रखता है, 3 दफ़ा फटा हो जाता है, उसका मुंह हिलाता है, उसको होश में लाता है, उसको खड़ा करता है ज़बरदस्ती, उसका हाथ ऊपर करके कहता है ये जीत गया। बिल्कुल। तो जाहिर है कि इस वक्त जो है वो सूरत हाल, अब जाहिर है कि रेफरी भी है और पसंदीदा लोग भी मौजूद हैं जिनको लाडला प्रो मैक्स कहा जाता है। उन्होंने जो गुज़श्ता रोज़ गुफ्तगू फरमाई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सही। और उसमें मैसेज पैगाम भी मौजूद है। उसमें उनका एक अजीबोगरीब किस्म का कैरेक्टर भी इवॉल्व होता हुआ नज़र आता है, डेवलप होता हुआ नज़र आता है। सही। वो किरदार होते हैं ना फिल्मों में, कभी किसी फिल्म में आप किरदार अदा कर रहे होते हैं, आप अंगारचंद बन जाते हैं, किसी में आप गुलाबदीन बन जाते हैं, सही। कभी आप अंगारे बरसा रहे होते हैं, कभी आप जनाब गुलाब का फूल हाथ में लेकर खड़े होते हैं। तो मियाँ साहब अभी तक वैसे डिसाइड नहीं कर पाए कि उनका ये जो मौजूदा सियासी रोल है, ये गुलाबचंद का, ये गुलाबदीन का है या अंगारचंद का है। सही। डेवलपमेंट्स क्या होती हैं? डेवलपमेंट्स ये होती हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से गुज़श्ता तकरीबन 10 दिनों में बहुत ज़्यादा अभाम पैदा हो गया। और वह अभाम कैसे पैदा हुआ? पहले जनाब वो परवेज़ खटक साहब वो सामने आया, उन्होंने कहा कि अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि मेरी तैयारी नहीं है, मैं तो भी नहीं जमात हूँ, मुझे वक्त चाहिए, अभी फलां चाहिए। तो साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अप्रोच भी कर लिया। उन्होंने कहा कि जनाब सर्दी भी है, लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला है, तो इलेक्शंस को डिले किया जाए। सही। उसके बाद जनाब वारिद होते हैं अमीर मुकाम मुस्लिम लीग नून के खैबर पख्तूनख्वा के सदर। वो कहते हैं कि 8 फरवरी को बर्फ़बारी की पेशगोई है
और उस बर्फबारी के नतीजे में इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होने चाहिए, 4 हफ्ते का डिले कर दिया जाए। वाह वाह। ठीक है, जैसे 4 हफ्ते बर्फबारी की पेशगोई हो, उसके बाद एक जून आधा दिन नहीं। उसके बाद जून आ जाता है ना 4 हफ्ते बाद, और बर्फ पिघल जाती है। बर्फ पिघल जाती है। फिर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मौलाना फजल रहमान के खासुल खास वो वसीम बदामी के शो में कहते हैं कि जनाब सर्दी बहुत शदीद है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। वसीम बदामी कहते हैं कि जनाब 2008 में फरवरी की 18 तारीख को इलेक्शन हुए थे, और उन इलेक्शंस में तो भी तो इसी तरीके से सर्दी थी। तो गवर्नर साहब फरमाते हैं कि नहीं, अच्छा, अब क्लाइमेट चेंज की वजह से 8 फरवरी को ज़्यादा सर्दी होती है, कहाँ तो से इस वजह से जनाब वो इलेक्शन नहीं हो सकता। बहरहाल ज़ाहिर है कि एक सर्दी का फिनोमेना पहाड़ी इलाकों में उधर तो है, लेकिन ये कोई जवाज़ नहीं है कि जिसके ऊपर आप इलेक्शन को डिले कर सकें। नेक्स्ट प्लेयर की एंट्री होती है, वो है आसिफ अली जरदारी साहब, बड़े प्लेयर। आसिफ अली जरदारी साहब PPP के सदर, शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो अपने इंटरव्यू में फरमाते हैं आसमा शिराजी साहबा के साथ कि इलेक्शंस जो हैं वो 10 दिन 8 दिन आगे पीछे हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह ये है, और ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। वो कहते हैं सर्दी का भी मसला है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी है, और खैबर पख्तूनख्वा में अफ़गान बाशिंदे जो हैं वो रजिस्टर हुए हुए, और वो PTI के लिए उसके फेवर में वोट देंगे, लिहाजा उसकी तहकीकात होनी चाहिए, उसको देखना चाहिए उस मामले को। उसका भी गर्द सेटल नहीं होती, उससे अगले दिन आ जाते हैं मौलाना फजल रहमान उसी शो में, उसी प्रोग्राम में, और आसमा शिराजी साहिबा के साथ गुफ्तगू में वो कहते हैं कि मुझे तो जरदारी साहब से भी पता चला है, हालांकि वो खुद उस सूबे में पॉलिटिक्स करते हैं, उन्हें नहीं पता था खैबर पख्तूनख्वा में कोई अफ़गान बाशिंदा रजिस्टर हुआ। ये तो बड़ा सीरियस मामला है। हाँ जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस पर तहकीक करनी चाहिए। अगर हमने एक मरतबा लकीर अबूर कर ली है 90 दिन की, तो फिर अब मजीद अगर हो जाती है तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि हमें तो साफ और शफाफ आदत पड़ गई हुई है ना उनके लिए, तो इसको हटाना है। और फिर वो लॉ एंड ऑर्डर का भी बताते हैं और सर्दी का भी तज़किरा करते हैं। तो ये पूरा स्टेज सेट हो जाता है, जिसकी वजह से हम ये कह रहे थे कि अब एकदम बेयकीनी पैदा हो गई है, और 8 फरवरी के इलेक्शन दरमियान में को खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि काकड़ साहब को बिज़नेस कम्युनिटी इल्तजा कर रही है कि आपने दूध और शहद की ऐसी नहरें बहा दी हैं कि कहीं ये खुश्क ना हो जाए आपके जाने से। 2 साल आप रहे, आपका साया हमारे सरों पे सलामत रहे, 2 साल तो कम से कम आप रहें, आप ऐसे अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल ये लगी कैसे ताजर हैं जिन्हें मियां नवाज शरीफ पे भी एतबार नहीं है और आसिफ अली जरदारी की सलाहियतों पर भी नहीं है। हाँ हाँ, वो शुक्र है उन्हें बैकग्राउंड काकड़ बेहतर लग रहा है। उन खबरों के बैकग्राउंड में शुक्र करें कि काकड़ साहब की वो लशपश करके PM हाउस से निकलते हुए एक वीडियो को स्लो मोशन में चलाकर बैकग्राउंड में ये गाना नहीं लगाया कि अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। बहरहाल ये था वो मंजरनामा, और उसमें 6 बड़ी डेवलपमेंट्स हो जाती हैं, और फिर मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक खिताब फरमाते हैं। जी, तो डेवलपमेंट्स आपको पहले बताऊं या पहले डेवलपमेंट्स बता दें, खिताब तो एंड पे बताइए। अच्छा, 6 डेवलपमेंट्स ये चल रही थी, मियां साहब इंतजार कर रहे थे। इन 54 दिनों के दौरान वैसे तो और बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो मियां साहब सेंट्रिक हुआ, जी, 220 का मीटर होता है गाड़ी का ना, 220 किलोमीटर फी घंटा, कुछ का ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है, 180 भी होता है। जो एवरेज वाली हैं वो 220 है या 180 है ना, चले 220 मैक्सिमम है ना, जिसमें आपकी सुई जो है वो मीटर पे जाके आखिर में लग जाती है। तो वो मैक्सिमम पॉसिबल रफ्तार जो है वो काजी साहब की छत्र छाया में, जिससे ज़ीरो रिस्क हो के उम्मीद थी कि काजी साहब आएंगे तो इंसाफ मिलेगा, तो काजी साहब ने एक्सेलरेटर जो है उसको इतनी ज़ोर से दबाया, शुक्र करें एक्सेलरेटर की तार नहीं टूटी। तो वो जिस बर्क रफ्तारी से फिर हमारी अदलिया ने एक्शन लिया, और उन्होंने कहा कि जनाब ये कैसे हो सकता है, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी, मियां साहब को इंसाफ देना। एवनफील्ड, फ्लैगशिप, अल अजीज़िया, तीनों जनाब हो जाते हैं रफू चक्कर। हाँ, और मियां साहब को, अच्छा वो फिर बरियत की कहानी बहुत अजीब है, चलें उसकी डिटेल में हम नहीं जाते, वो एक बड़ी लंबी बहस है, तवील लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग, बहरहाल तो वो ये 3 काम होते हैं, 3 होती हैं ये डेवलपमेंट्स मियां साहब सेंट्रिक। उसके बाद जो है वो मामला जो काजी फाइज ईसा साहब लगा लेते हैं जी, वो ये मामला है जनाब। पहले वो देते हैं रिमार्क्स जी,
और वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि जो पार्लियामेंट की कानून साजी है वो और ताहयात नाअहली एक साथ चल सके, जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम जी जी बिल्कुल, और नाअहली को पर्सन 5 साल स्पेसिफिक तक, उनका इसकी तो तशरीह करनी पड़ेगी। और बड़ा उनको टाइमली याद आया, हर चीज़ मियाँ साहब सेंट्रिक हो रही है ना, जाहिर है कि उनको रिलीफ देना है। वो बड़े इतने पारे से आए वो जो तारिक भाई ने जो कहा है, तारिक मतीन ने जो किया, तो बाबू ने थाना था है। हाँ, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ना गुज़श्ता रोज़ मियाँ साहब के इस खिताब से पहले जी 2 बड़ी और डेवलपमेंट्स होती हैं, 3 तो ये हो गई थी ना जी, एक साथ 13 दिसंबर को 2 मज़ीद काम होते हैं। एक ये होता है जनाब, सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली से मुतल्लिक तमाम दरख्वास्तें एक साथ सुनने का फ़ैसला। जी यानी तमाम दरख्वास्तें एक साथ सुनी जाएंगी। जनवरी की तारीख जो है वो कहते हैं कि जनाब ताहयात नाअहली के आर्टिकल्स 62(1)(f) से मुतल्लिक तमाम दरख्वास्तें एक साथ सुनने का फ़ैसला किया है। मीर बादशाह केसरानी के केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी होता है, जिसमें कहा जाता है कि ये जो नाअहली की मुद्दत के सवाल वाले तमाम केसेस हैं वो जनवरी 2024 के आगाज़ पर एक साथ मुकर्रर किए जाएंगे। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले में ये लिखा जाता है, और जो रीजनिंग होती है ना, लॉजिक रीजनिंग होती है जो आप बताते हैं, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे बड़ी करेक्ट कर दें आप, तो बहुत ज़्यादा जाते हैं सुप्रीम कोर्ट अदालतें देखते हैं। अदालती फ़ैसले में कहा गया है कि वकला ने कहा नाअहली की मुद्दत के तयन पर आम इंतखाबात से पहले इस अदालत का फ़ैसला ज़रूरी है। गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और अदालतों में मुकदमात का बोझ बढ़ेगा। इस पाकिस्तान में 62(1)(f) की नाअहली वाले कोई 1 लाख लोग हैं, तो बाकी जो 5 मिलियन केस पेंडिंग या कोई नहीं, कोई 50,000 लोग हैं। नहीं, ये वो बात कर रहे हैं कि जब ये होगा ना, जब ये नहीं, ये बादशाह केसरानी का भी है ना, और जहांगीर तरीन है। आप बताएं क्या इनको कितने लोग जानते होंगे? जाहिर है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अगर कोई भी मुतासर हुआ तो वो जाएगा ना, उसके खिलाफ दरख्वास्त जाएगी कि भाई ये तो 62(1)(f) के तहत नाअहल है, तो इसका नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट ना किए जाएं, लिटिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इन ड्यू प्रोसेस वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएगा, वहां से हाई कोर्ट आएगा, हाई कोर्ट से सीधा फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा, और इतनी स्पीड से ही आएगा ना। अब मसला ये देखें, ये सवाल इन्होंने क्या उठाया था जब वो गुलाम महमूद डोगर वाला मामला आया था, जब उसके ऊपर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन ने नोट लिख के उमर अता बंदियाल को भेजा था कि आप इस मामले को देखेंगे 90 दिन में इलेक्शन वाले 184(3) के तहत 184(3) के तहत उन्होंने टेकअप कर लिया। उनका एतराज़ ये था कि ये तो अभी मातहत उसमें जो हाई कोर्ट है उसमें ये ज़ेर समात था, तो ये कैसे, और फिर वो 4-3 वाली बहस शुरू होगी, तो वो फॉलो किया जाए। अब आपको इसी बात से निपटाए जाने के बाद, ये काजी साहब के ग्रुप का वो था ना मौक़िफ़ कि वहाँ निपटाए जाने के बाद ऊपर आना चाहिए जी। तो यहाँ पर वो नहीं चाहते कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाए मामला, यहाँ एंड से स्टार्ट करें, यहाँ वो नहीं चाहते कि वो नीचे हाई कोर्ट जाए, नीचे अदलिया में कहीं जाए, तो हम मौजूद हैं, डायरेक्ट हम उठाएंगे जी। तो यहाँ पर ये जनाब वो कहते हैं कि बोझ बढ़ेगा। आपने जो जिक्र किया है ना, उन 2 जजेस को उसी केस की अब तक सजा मिल रही है। तो आगे इलेक्शन कैसे अनाउंस करवाए थे? अच्छा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है वो ज़ाहिर है कि रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को जी, गवर्नमेंट को बिल्कुल करते हैं ना, तो वो बताते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत आइन की तशरीह के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच होना चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये मामला सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात पर भी असरअंदाज हो सकता है, लिहाजा आप ही जल्दी निपटाएं, वहाँ पे जाएंगे मुकदमा, सारे मामला जाएंगे। तो अब ये जो तमाम मामला उधर चले जाएंगे, ये है जनाब चौथी डेवलपमेंट। और फिर 5वीं और 6ठी डेवलपमेंट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद फिर मियाँ साहब की बारी, फिर उसके बाद मियाँ साहब की बारी आती है ना। एक तो जनाब वो तोशा खाना वाले मामले में भी अंडरस्टैंडिंग अब यही डेवलप हो रही है कि जो मियाँ साहब ने अपनी जवाब जमा कराया था जज वो 20 या 22 तारीख को जो है उसकी भी सुनवाई है, वो ये जमा करवाया था कि जो गाड़ी है जो मैंने ली थी जी, जो कि वापस उसने अदालत ने उन्हें कर दी हुई है, सारा कुछ वो कहते हैं कि वो जो तोशा खाना वाली गाड़ी थी ना जी, वो तो मैं लेना ही नहीं चाहता था।
अच्छा, वो तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वो गालिबन ज़बरदस्ती उनको किसी ने, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने दी थी। हाँ वो किसी ने ज़बरदस्ती दे दी थी कि नहीं मियाँ साहब ये चाबी फड़ो तुसी लैके जाओ, तुसी लैके जानी है नहीं तो तारक अजीज शो में गए होंगे। हाँ। तो वो जो गाड़ी है उन्होंने कहा कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दिखा दें जिसमें मैंने मुतालबा किया हो कि ये मुझे गाड़ी दे दे, तो मामला वो तोशाखाना वाला भी ओके हो जाएगा मियाँ साहब का, और साथ में ये भी हो जाएगा। साथ में एक बहुत ही अहम बात है, यहाँ तक तो हम बात कर रहे थे ना कि फेवरेट रेसलर की हेल्प हो रही है, जो डाढ़ा ओपोनेंट रेसलर है जी उसकी भी सुन लेना। वो बेसिकली मामला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, फ़हीम अख्तर रिपोर्ट करते हैं जी 92 न्यूज़ के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ये बताया कि इलेक्शन कमीशन को जो 7 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने के बाद अपने कागजात और चीज़ें जमा करवाई थी पीटीआई ने कि ये हमारा हो गया जनाब इंट्रा पार्टी इलेक्शन, सर्टिफिकेट दें, सर्टिफिकेट जारी करें, बल्ले का निशान और ये सारा हमने अलॉट करें ताकि हमारे इलेक्शन सिंबल का मामला हल हो। और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने, बाकी तो पेशावर हाई कोर्ट का वो आ गया और वो सब कुछ चल रहा था, जो इंटरनली उनके मामला चलते हैं उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है, ने पीटीआई को कहा है कि हम सेटिस्फाइड नहीं है आपके इलेक्शन से, तो 18 दिसंबर को आप दोबारा आएँ और हमें सेटिस्फाई करें। अब एक मौका, अब उन्होंने जो लिखा, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक एक और मौका देने का फैसला करते हुए 18 दिसंबर को तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के हालिया इंट्रा पार्टी इलेक्शंस बादियुन नज़र में पार्टी आइन और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नहीं, इलेक्शन कमीशन, ये कहना है इलेक्शन कमीशन का। तो ये सारी की सारी वो गेम, पार्टी आइन याद है। अब ये जब सब कुछ हो जाता है ना, हाँ ये पार्टी आइन याद, और पाकिस्तान का आइन याद नहीं आइन है जो कहता है कि आपने 224 के तहत 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं, हादसाती सूरत में 90 दिन, और जब बिल्कुल असम्बली पूरी मुद्दत करे 60 दिन। तो ये इन्होंने तो इलेक्शन कराए जो 5 साल बाद आपके हिस्से में काम आता है। अब इन तमाम डेवलपमेंट्स के बाद 13 दिसंबर बुध के रोज़ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान में तमाम टेलीविज़न स्क्रीन्स पर जलवा अफरोज़ होते हैं और वो अपनी पार्टी के मुतवक्के टिकट होल्डर्स, पार्लिमानी बोर्ड का इजलास है उससे खिताब कर रहे होते हैं। उन्हें वहाँ मज़ा आना शुरू हो गया। इसाक डार साहब भी बैठे होते हैं, जाहिर है मज़ा नहीं अपने आएगा। पसंद के लोग बैठे हैं 20-25। अपने पसंद के लोग नहीं है भाई, जलसा करेंगे लोग ना आए, तो वही कह रहा हूँ ना, अपनी पसंद के लोग हैं। अब टेलीविजन स्क्रीन मिली हुई है, आप 40 मिनट बोले, 50 मिनट बोले, तमाम को इंस्ट्रक्शंस हैं। अब आप भी एक चैनल के मामलात को देखते हैं तो आप तो हेडलाइंस भी ड्रॉप कर देते हैं, सारे लोग करते हैं, तो ये सारे मामलात तो हैं ना। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्या फरमाते हैं, और वो है बेसिकली डायरेक्टेड टू सो मैनी पीपल बट इट हैज़ अ स्पेशल मैसेज फॉर राजा साहब। सही, एक दबे अल्फाज में, इशारों किनायों में एक पैगाम है, एक ग्रीन सिग्नल है कि मैं रेडी हो गया हूँ, अच्छा तो करा लो। सही, ठीक है। तो वो मियाँ साहब कहते क्या हैं, अच्छा ये ज़रा मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ, मैंने लिखा हुआ है मियाँ साहब ने क्या गुफ्तगू फरमाई। उन्होंने कहा अल्लाह ने आज ये दिन दिखाया है झूठे मुकदमा, अच्छा को बहुत सारी बातें आई एग्री विद देम। मियाँ साहब वट एवर मियाँ साहब हैड टू गो थ्रू, उसमें जो ह्यूमन एंगल की चीज़ें हैं कि उनके साथ जो उनकी वाइफ वाला मामला और वो सारा था, वो दैट शुडंट हैव बीन। मैं कोई कमेंट नहीं, ठीक है। अल्लाह ने आज ये दिन दिखाया है, झूठे मुकदमात से बरियत मिली, इन मुकदमों का खोखलापन आपको मालूम हो गया होगा। मेरे कारकुनों को मेरी बेगुनाही का यकीन था कि ये मुकदमे हमारी हुकूमत ख़त्म करने के लिए, नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से हटाने के लिए बनाए गए। इसमें तो पार्टी रहनुमाओं को और कारकुनों को कोई शुबा नहीं था, तीनों मुकदमात में कोई जान ही नहीं थी, ना कोई सबूत था ना कुछ और, ये सब JIT ने बनाया था। जबकि जब रुक के बताएं कि ये रेफरेंस बनाए किसने थे, और उनका इनके साथ ताल्लुक क्या था, तो रेफरेंस इतने वीक थे, उसमें होना क्या था, वो एक्सप्लेन हो ही नहीं सकते। हाँ, कमर जमान साहब उस वक्त के नैब चेयरमैन। जब पनामा में कुछ ना मिला तो अकामा आ गया, वो सज़ा देना चाहते थे, पनामा तो उसकी इजाज़त नहीं देता था, तो अकामा निकाल लिया, अकामा में एक वज़ीर आज़म को निकाल दिया, सिसिलियन माफिया कहा गया, गॉड फादर कहा, मीडिया ने ट्रायल किया, साजिश नासिर रोज़ शाम को दुकानें लगाते थे, झूठ बोलते थे। आज झूठ हवा में उड़ गया है, जो दुख हमें दिए गए
उसका क्या दावा हो सकता है। मतलब ये है कि आपने जो गिलानी साहब के साथ किया था आपके साथ भी वैसा ही हुआ था। फिर कहते हैं मरियम के साथ आ रहा था कि हमारे सामने फैसला सुनाए, लेकिन हमारी अदम मौजूदगी में सज़ा दी। अपनी अहलिया को ICU में छोड़ कर आया। जिस दिन वापस पहुँचे उस दिन वो होश में आई। हम अडियाला में थे। वो दास्तान दोबारा सुनाना चाहता हूँ। ये वो ज़ख्म हैं जो कभी भरेंगे नहीं। जैसे मैंने लाहौर आकर कहा था कि मैं यहाँ किसी इंतकामी जज्बे से नहीं आया। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब लेना तो बनता है। अब ये मियाँ साहब बार बार में क्या फ़र्क होता ये जो हिसाब और एहतसाब की बात करके मियाँ साहब जो है ना अंगार चंद का रोल जी लेते हैं। उसके बाद फिर उनको कोई लेफ्ट राइट से बताता है कि मियाँ साहब ਤੁਹਾਡੀ रसीदा पूरी है। राइट पे एहसन इकबाल साहब बैठे हुए थे और लेफ्ट साइड पे इसहाक डार साहब बैठे हुए थे, तो किसने ना करनी है? उन्होंने तो वही तेल ही डालना है ऊपर। नहीं, वो शहबाज शरीफ और ये फिर उनको बताते हैं ना जाके कि नहीं मियाँ साहब ऐसी ऐसी बुरी बातें नहीं करते। कल वाली में लेफ्ट राइट वो बैठे हुए थे। फिर वो बाहर आते हैं और फिर कहते हैं नहीं नहीं मामला अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, मियाँ साहब नहीं लेंगे, फिर कोई याद एहतसाब नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा, बस एक ट्रुथ कमीशन बना दो, वहाँ पे आगे सारे सच बोलें। और वो कहानी फिर वो गोल मोल कर जाते हैं और मियाँ साहब भी पेश हों। तो बहरहाल मियाँ साहब जो हैं वो इस वक्त भी एक ख़ास वजह है जिसकी वजह से वो अंगार चंद बने हुए। जी जी। तो वो आगे जनाब कहते हैं कि हिसाब लेना तो बनता है, तो ये पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों किया मुल्क के साथ। मेरे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन असल सज़ा तो पाकिस्तान को मिली, अवाम को मिली, जिनके लिए हर चीज़ की कीमत बढ़ गई। इस वक्त लाखों लोगों को रोज़गार मिल रहा था, उस वक्त करोड़ों लोग गुर्बत से बाहर आ रहे थे। लेकिन आज सूरत हाल क्या है? अल अज़ीज़िया के केस में था जब मुझे बताया गया कि मेरी बीवी दोबारा ICU में चली गई है। मैंने रिक्वेस्ट की कि बात करवा दें, 2 फ़ोन पड़े हुए थे लेकिन बात नहीं करवाई गई। 2.5-3 घंटों बाद बताया गया कि वो इंतकाल कर गई है। वो मरियम को बताने जाना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं ख़ुद बताऊंगा। इस मुकदमे का जिसमें ये अल अज़ीज़िया की बात कर रहे थे, इसका पोल कल खुला है। फिर उन्होंने बात इंटरेस्टिंग की, जस्टिस एजाजुल एहसन को मॉनिटरिंग जज लगा दिया गया। अब जस्टिस एजाजुल एहसन के हवाले से मियाँ साहब जो हैं वाहिद नाम एहतसाब के वो करके उन्होंने एक अज़मत सईद शेख का लिया है इस तमाम गुफ्तगू में। अब मिसिंग कौन कौन है? जनरल बाजवा का नाम मिसिंग है एहतसाब वाले में, आगे जाके जनरल बाजवा का नाम आएगा लेकिन किसी और पैराए में। नाम मिसिंग है जनरल बाजवा का, जनरल फैज़ हमीद का नाम मिसिंग है, जनरल जो अज़मत सईद शेख का नाम आगे चल के लेते हैं, साकिब निसार का नाम जो है वो मिसिंग है। एजाजुल एहसन का और अज़मत सईद शेख का आपकी कल रात को भी मुलाकात हुई थी, वहाँ भी एजाजुल एहसन साहब का जिक्र किया गया कि उनके हल्के में क्या बात नून के चल रही है। बहरहाल वो कहते हैं कि सज़ा सुनाने की जल्दी थी, एजाजुल एहसन को मॉनिटरिंग जज लगाया। इतनी बड़ी साजिश की गई मुल्क के ख़िलाफ़, अवाम को इसका नोटिस लेना चाहिए। ये बहुत सीरियस मामला है, वजह पता चलनी चाहिए कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये काम किया और क्यों किया। मैंने तो कभी जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं की, ना जनरल राहील शरीफ के ख़िलाफ़ कोई साजिश की। हमने तो अपना काम किया, हमने तो सड़कें बनाई, मोटरवेज़ बनाई, मुल्क का दिफा मजबूत किया, CPAC लाए, JF-17 थंडर, डॉलर को बांध कर रखा, IMF को खुदा हाफिज़ कहा। अच्छा, जब ये लोग गिनवाने लगते हैं ना अपने फ़वाइद कि बेलॉस, देर पा, पायदार, गारंटी शुदा, और ये भी किया ये भी किया, शुक्र है ये नहीं कहते पाकिस्तान लीग्स किस दौर में हुआ था? ये भी शुक्र ही नहीं कहते कि पाकिस्तान भी मियां नवाज शरीफ की क़यादत में बर्रे सगीर के मुसलमानों ने बनाया। ये बस इससे नीचे नीचे हर बात हो सकता है अपने घर वाले सिलेबस में यही पढ़ाते हो। अच्छा, ये कैसे जस्टिफाई करते हैं अपने एक्शंस? मैंने क्या बिगाड़ा था उस बेंच का? अज़मत सईद शेख के रिमार्क्स, और फिर उन्होंने वो कोई एक प्रमोशन वाला हवाला दिया। मैं फिर कहते हैं कि 1947 से ये सब कुछ हो रहा है। मुझे डियाला जेल भेजना चाहते थे, इंतखाम ना सही एहतसाब होना चाहिए। जिन्होंने कौम का साथ ये सब कुछ किया, मुझे इसका कोई हक़ नहीं कि मैं कहूँ कि मैं भूल गया। कौम ने इसका हिसाब लेना है, जो इसका ज़िम्मेदार है उसका हिसाब लिया जाना चाहिए, वरना मुल्क के साथ ये खेल तमाशा ख़त्म नहीं होगा। जो इस मुल्क की खुशहाली को बदहाली में बदलता है तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वही है, मुझे उसको माफ़ करने का कोई इख्तियार नहीं है। अब यहाँ पर वो मियाँ साहब कहते हैं जो अल्फाज पहली मर्तबा मियाँ साहब के मुँह से अदा हुआ। सही। मियाँ साहब ने कहा कि तो इंशाअल्लाह 8 फरवरी को अवाम पर मुश्तमिल सबसे बड़ी JIT बनेगी। JIT भी बनेगी और सबसे बड़ी अदालत भी बनेगी, तो इंशाअल्लाह वो तारीख़ी फ़ैसला देगी। तो हम अपने मुल्क को ऐसे खलंडरे के हाथों में नहीं छोड़ना चाहते।
वरना ऐसे कैलेंडर आते रहेंगे, मुल्क तबाह होता रहेगा। तो ये जो 8 फरवरी और इलेक्शन वाली बात है, मियाँ साहब ने आने के बाद इतनी मरतबा गुफ्तगू की, 8 फरवरी स्पेसिफिक डेट, इस दिन इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन लेट हो गया है, अवाम का हक है, आइन में दर्ज है। ना इनकी पार्टी के किसी बंदे ने, ना मियाँ साहब ने खुद ये तारीख़ का नाम नहीं लिया था, मेंशन नहीं की थी इस दिन इलेक्शन के हवाले से, नहीं उन्होंने मेंशन किया था। तो अब ये जो डेवलपमेंट्स हुई और ख़ास तौर पर 13 दिसंबर को होने वाली 2 डेवलपमेंट्स, एक पीटीआई के हवाले से इलेक्शन कमीशन से जो हमने डिस्कस की, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि जनवरी में मियाँ साहब की ताहयात नाअहली वाला मामला भी निपटा दिया जाएगा। तो उसके बाद मियाँ साहब के ज़बान से ये अल्फाज जारी हुए कि 8 फरवरी को जीआईटी बैठेगी। तो वो अब जिस सूरत हाल में बैठेगी, वो 2 रेसलर्स के टकराव के बाद, तो वो आपको मर्जी के रेसलर पर रख दिया जाएगा। आपको वो नज़र आ रहा है। तो ये बहरहाल मुझे अब लगता यही है कि आज कल बहुत भी लेट हुआ, 16 दिसंबर को दोपहर तक आपको इलेक्शन शेड्यूल, मेरी असेसमेंट ये है कि मिल जाएगा। सही, चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।